अस आज हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसकी लास्ट क्लास है, 12th क्लास है, बैच हमारा एंड हो रहा है आज। और आज की क्लास मैंने किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं रखी, क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमारी लास्ट क्लास हो उसमें हम जेनेरिकली डिस्कस करें जो चीज़ें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं कवर करना चाह रहा था पूरे बैच में, वो मैंने लास्ट क्लास के लिए संभाल के रखे थे कि कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी जिनमें कुछ क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटर्स हैं वो अक्सर करते हैं। किस किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटर्स के लिए, कहाँ से वो जॉब या काम ढूंढ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। उसके बाद फ्रीलांसिंग के थोड़ा सा मैंने टच दिया हुआ है, ऑल्दो हमारा एक क्लास रूट्स का अपना फ्रीलांसिंग का कोर्स है, बट मैंने थोड़ा सा आइडिया देने के लिए उसका थोड़ा सा पार्ट रखा हुआ था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक रीकैप से, एक क्विक रीकैप से स्टार्ट करते हैं कि हम अब तक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप लोग क्या-क्या चीज़ें सीख चुके हैं। तो हमने स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इंट्रोडक्शन से, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, मार्केटिंग क्या होता है, फिर हमने उधर से देखा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मीडिया की कि जो डिफाइनिंग एलिमेंट है मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को जो डिफरेंशिएट करता है वो डिजिटल मीडिया का कॉन्सेप्ट था। हमने देखा डिजिटल मीडिया क्या होता है, क्या-क्या टाइप्स होती हैं डिजिटल मीडिया की। उसके बाद हमने ये चीज़ें डिस्कस की क्या डिजिटल मार्केटिंग किन एस्पेक्ट्स में एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर ऑप्शन हो सकती है। उसके अंदर हमने बात की कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी रीच ज़्यादा है, उसकी उसमें आपके पास कम्युनिकेशन का फैक्टर आ जाता है। उसके बाद आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में रियल टाइम रिजल्ट्स आते हैं, उसकी कॉस्ट कम है, आप टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो आप कैंपेन्स चला रहे होते हैं उनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि हमें ये पता चल सके कि अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं, अगर हमने एक बिज़नेस को समझाना है कि वो अपना जो मार्केटिंग पे जो उसका बजट है वो डिजिटल मार्केटिंग में क्यों स्पेंड करे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्यों ना करे। तो हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी कि हम किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं किसी को कि एक बंदा जो ऑलरेडी अगर मार्केटिंग करवा रहा है अपने बिजनेस की, एक ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उन प्लेटफॉर्म पर जा रहा है जो हमारे पास जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेडिशनली उन पे जा रहा है, वो न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, टेलीविजन, इन चीज़ों को ऑप्ट कर रहा है अपनी बिजनेस को मार्केट करने के लिए। तो हम उनको किस बेसिस पे कन्विंस कर सकते हैं कि वो शिफ्ट कर जाए डिजिटल मार्केटिंग में, या पूरी तरह शिफ्ट ना करे तो अपने बजट का कुछ पोर्शन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को दे दे। हमने इसलिए इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर हम डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स में आ गए थे। हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या-क्या टाइप्स हैं। हमने उसमें बात की थी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग की। मैंने जब आपको टाइप्स भी पढ़ाई थी, मैंने बताई थी, मैंने आप तब भी इनके बारे में हर एक टाइप के बारे में आपको ब्रीफली मैंने बताया था ये होता क्या है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि डिजिटल मार्केटिंग की ये टाइप बहुत बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स के अंदर पूरी डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर लें। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए एक कोर्स कभी भी काफ़ी नहीं होता। तो मैंने आपको तभी बताया था कि हम कोर्स के अंदर हम कुछ पार्ट्स को टच करेंगे, कुछ चीज़ों को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको इवन दो अगर वो चीज़ें नहीं भी आती हैं, आप उस पे काम नहीं भी कर रहे, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सारी टाइप्स के बारे में बताया था। उसके बाद हमने कस्टमर लाइफ साइकिल की बात की थी कि एक कस्टमर का एक जो जर्नी होती है वो किन चीज़ों पे डिवाइड होती है, हम किस तरीके से उनको टारगेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कस्टमर लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला स्टेज अवेयरनेस स्टेज होता है, उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज आता है, उसके बाद कन्वर्जन या परचेज स्टेज आता है, और एंड पे हमारे पास पोस्ट कन्वर्जन या फिर पोस्ट परचेज स्टेज आता है। हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि ये सारे स्टेजेस पे किस किस तरीके से हम मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने बिजनेस को, कि जब आपका एक कस्टमर अवेयरनेस स्टेज पे है तो हम किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं उस तक पहुंचने के लिए, किस तरीके से हम पहुंचते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात की थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग से।
सबसे ज़्यादा फोकस मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे रखा था। ये फोकस ज़्यादा रखने की रीज़न एक ये भी थी कि जॉब ज़्यादातर सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अवेलेबल हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर थोड़ी कुछ देर बाद आपको एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपेयर होता है और उधर मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। तो जब आपने 4 से 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कवर किए होते हैं, तो आपके पास एक नए प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज देना मार्केटिंग की उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया था फेसबुक के, जो कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमने बात की थी इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम के बाद हमने ट्विटर, लिंक्डइन की बात की। उसके बाद हम आ गए यूट्यूब पे, यूट्यूब जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक सर्च इंजन भी है। हमने उसके बारे में देखा हम उधर किस तरीके से अपनी जो वीडियो है उसकी उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो अपलोड्स हैं। हमने ये भी देखा कि हम मार्केट किस तरीके से करते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे रन करते हैं। फिर हम आगे सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, सर्च इंजन मार्केटिंग में हमने सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट देखा। हमने समझा कि सर्च इंजन पे एड्स कैसे चलती हैं। उसमें हम जो सबसे बड़ा सर्च इंजन हमारे पास अवेलेबल है गूगल, जिसका 70% अराउंड 70% शेयर है हमारे पास, जो सर्च इंजन का पे जो सर्चेज होती हैं उसका। हमने उसके बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि जब आप कोई एड कैंपेन रन करते हैं वो किस बेसिस पे आपकी एड अपेयर होती है। हमने क्वालिटी स्कोर की बात की, हमने एड रैंक की बात की। उसके बाद हमने एक्चुअली कैंपेन्स रन करके देखी, डिफरेंट कैंपेन्स रन करके देखी, सर्च ऐड देखी, डिस्प्ले ऐड देखी, बहुत सी ऐड हमने देखी, वीडियो ऐड देखी। हमने समझा कि सर्च इंजन पे अगर आपने एड्स रन करनी हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग का टच दिया। मैंने आपको कैनवा का बताया कि कैनवा एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है। आप उस पे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप उनको यूज़ करते हुए कि किस तरीके से अपनी एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हैं, एक एक कैंपेन के लिए एड डिज़ाइन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने विक्स की बात की। हमने एक आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली क्या होता है और आप उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। उसके बारे में हमने डिस्कशन की। अब लास्ट में हमारे पास हम आ गए अपने फाइनल टॉपिक की तरफ। उसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि एक जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जो ऑलरेडी काम शुरू कर चुके होते हैं, बट उनको पास कोई मेरे पास आता है ये इशू लेके कि मैं अपने जो कस्टमर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको रिटेन नहीं कर पा रहा। कोई कहता है मुझे प्रोजेक्ट्स ही ज़्यादा मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि नॉर्मली डिजिटल मार्केटर्स करते हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं अभी, ताकि आगे चल के जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएँ तो आप उस तरह की मिस्टेक ना करें। ऐसी मिस्टेक्स में से सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो सबसे जो मेन इश्यू आता है, जो डिजिटल मार्केटर्स को भी आता है, वो ये आता है कि वो जो आपका क्लाइंट है, जो आप क्लाइंट का बिज़नेस है, क्लाइंट है, उसके ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पाते। अब ऑब्जेक्टिव को समझना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्लाइंट क्या का अल्टीमेट गोल क्या है इस एड कैंपेन से, तब तक आप एक अच्छी कैंपेन, एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन उसके लिए डिज़ाइन कर नहीं सकते। अगर कब एक कस्टमर क्लाइंट है, उसका अल्टीमेट गोल है कि उसको परचेजेस चाहिए अपने प्रोडक्ट की, तो आप उसकी टारगेटिंग कुछ और तरीके से करेंगे। अगर उसको सिर्फ लीड चाहिए तो आप उसकी टारगेटिंग किसी और तरीके से करेंगे। अगर वो चाहता है कि सिर्फ मेरा ब्रांड लोगों तक पहुंचे, तो उसकी मार्केटिंग का तरीका कुछ और होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर एक हमारे पास क्लाइंट अप्रोच करता है और वो कहता है मेरा ये ब्रांड है और मैं इसकी एड कैंपेन रन करवाना चाहता हूँ, और मैं उससे बगैर समझे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्या नहीं है, मैं ऑब्जेक्टिव अगर उससे पूछे बगैर मैं कैंपेन स्टार्ट कर दूं और मैं कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रख लूँ कि कन्वर्जन्स आए मेरे पास, तो कन्वर्जन्स के लिए कैंपेन जो होगी वो ऑब्वियसली मुझे कॉस्ट ज़्यादा करेंगी, और रिजल्ट्स लाए ना लाए वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्योंकि उसका ब्रांड नया है, लोगों को पता नहीं है, और मैं डायरेक्ट कन्वर्जन की कैंपेन चला रहा हूँ। हमने कस्टमर लाइफ साइकिल में भी पढ़ा था कि हम स्टेजेस से गुजरते हैं, लेकिन मैं खुद ही अज्यूम कर रहा हूँ कि उसका ऑब्जेक्टिव ये है सेल्स का, तो मैं उसको उसकी कैंपेन चला रहा हूँ। अब क्या होगा, मेरी कैंपेन की कॉस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, और जो उसका बजट है उसमें मुझे वेबसाइट के व्यूज़ भी कम मिलेंगे, रिजल्ट्स हमें कम मिलेंगे, कन्वर्जन्स आती है या नहीं आती वो एक अलग टॉपिक है।
लेकिन हमें एटलीस्ट वेबसाइट के व्यूज भी नहीं मिलेंगे, लोगों की एंगेजमेंट तक नहीं मिलेगी। तो अब इसके बजाय, और अल्टीमेटली हम जब कैंपेन रन करते हैं उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि क्लाइंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स पे भी था ही नहीं, वो फोकस कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ चाह रहा था लोगों की एंगेजमेंट आए, लोगों का रिस्पांस पता चले कि वो ये प्रोडक्ट को कैसे ले रहे हैं, उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही। तो उसमें आपने एक बजट इतना स्पेंड करके उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी नहीं अचीव अचीव कर सके, जबकि आप तो चाह रहे थे कि सेल्स लेके आए, लेकिन अब सेल्स की कैंपेन आपको ऑब्वियसली कॉस्टली ज्यादा पड़ रही थी। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है, आपने उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली अब मार्केटिंग को प्लान करना है कि आपने क्या क्या चीजें करनी है, किस किस तरह से करनी है। दूसरी चीज एक ये भी होती है कि क्लाइंट को खुद भी नहीं पता होता अक्सर कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या अल्टीमेटली अचीव करना चाहता है। अब आप ये नहीं है कि क्लाइंट को आप सिंपली एक मैसेज पूछेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हर बार क्लाइंट आपको स्ट्रेट अवे बता देगा कि मुझे अवेयरनेस चाहिए, मुझे कंसिडरेशन चाहिए, मुझे कन्वर्जन चाहिए, मुझे क्या चाहिए। आपको बात करनी पड़ती है उससे, उससे बात कम्युनिकेट करने के बाद आपको खुद ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो एक्चुअली चाह क्या रहा है। जब आपको पता चल जाता है कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको आप गाइड करेंगे, बताएंगे कि मुझे जो आपने बताया, जो हमारी डिस्कशन हुई है, मुझे ये समझ में आया कि आप बेसिकली ये चाहते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन से। वो फिर जब आप डिस्कस करेंगे उससे आपको पता चलेगा वो यही चाहता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मार्केटिंग है वो सारी की सारी उस तरफ फोकस्ड होगी, और आप एक अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप जो भी डिस्कशन आपकी क्लाइंट के साथ हो रही है, जो भी बात हो रही है, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट इन द सेंस, जितनी आपकी क्लाइंट ने आपको कोई बात बताई है, कॉल पे आपको कह दिया कि यार मेरे पास आपके पास $2000 का बजट है एक मंथ का, आपने कह दिया ठीक है, और आपने $2000 का बजट स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। जब मंथ का एंड पहुंचा, आपने क्लाइंट को बिल दिया, आपने क्लाइंट को अब जो इनवॉइस दी, जो जिसपे जो आपके सारे सर्विस चार्जेस थे, ऐड के चार्जेस है, उसमें उसने देखा, उसने कहा कि $2000 आपने क्यों स्पेंड किया, मैं तो इतना स्पेंड करना ही नहीं चाहता। अब आप कहेंगे कि आपने मुझे कॉल पे कहा था, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उसका। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका कोई क्लैश हो जाता है आपके क्लाइंट के साथ, तो वही जो आपने बात किसी कॉल पे की हो या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे की हो जिधर बाद में आपके पास मैसेजेस डिसअपियर हो जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज हो, तो आपको हमेशा इशू होता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट कोई बात कह देता है, वो भूल जाता है कि मैंने ये बात की थी कि नहीं की थी। अब आप एक, अगर तो आपके पास वो चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, आप उसको एज अ प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हो कि ये डिस्कशन हमारी हुई थी, आपने ये बात कही थी, मैंने ये बात कही थी। तो आपके पास, आप एक सेफ साइड पे होगे। अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आप, ऑब्वियसली बात है, एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह मेरे पास अगर एक क्लाइंट आता है, मैं क्लाइंट को पहले से ये चीज इंश्योर कर देता हूँ कि मैं बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मेरा काम ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है, उसको मैं आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाऊं, और मिनिमम कॉस्ट में पहुंचाऊं। ये मेरा काम है, मैं ये काम आपके लिए करूंगा। मैं सेल्स गारंटी नहीं कर सकता। लेट सपोज मैं एक क्लाइंट है, मैं उसको कह रहा हूँ मैं आपको सेल्स गारंटी नहीं कर सकता, आपकी ये प्रोडक्ट है, मैं ये आपकी जो टारगेट ऑडियंस है मैं उस तक पहुंचाऊंगा, लो कॉस्ट में पहुंचाऊंगा, और मैं आपको उसके सारे रिजल्ट शो करूंगा जो कि आपको प्रूफ करके देगा कि मैंने अपना काम किया कि नहीं किया। क्लाइंट कहता है ओके, हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद मैं कैंपेन रन करता हूँ। जब हम जो हमारा सेट टाइम पीरियड होता है उसके बाद हम देखते हैं तो क्लाइंट को कोई सेल नहीं जनरेट हुई होती है, और क्लाइंट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देता है कि मुझे तो कोई सेल नहीं आई, मेरा काम था, आपका काम था सेल लेके आना। तो मैं उसको उस वक्त वो जो हमारी डिस्कशन थी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में थी, मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैंने आपको पहले ये बात कही थी, जो मैंने काम किया उसके रिजल्ट्स, उसके एनालिटिक्स की बेसिस पे मैं आपको शो कर सकता हूँ कि मैंने अपना काम किया या नहीं किया। अब अगर सेल्स नहीं आ रही, उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, आपकी जो सेल्स टीम है जो कि अगर एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, वो आपको क्या कहते हैं कांटेक्ट करता है, वो उनको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके पास वैरायटी अवेलेबल है कि नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट का एक स्मॉल साइज है, लार्ज और मीडियम अवेलेबल ही नहीं है, कस्टमर आता है वो देख के डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। तो इस तरह की बहुत सी रीजन हो सकती है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो हर चीज को डॉक्यूमेंट करें जो काम आप भी कर रहे हैं, ताकि आपके पास हर चीज का प्रूफ हो। एक तो ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, हर चीज को डॉक्यूमेंट, जो आप काम कर रहे हैं अपना, उस चीज को डॉक्यूमेंट करने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अक्सर ऐसा होगा कि आपके पास
फ्यूचर में जिस अभी आपने कैंपेन रन की, एक मार्केटिंग कैंपेन आपने रन की शू से रिलेटेड एक बिजनेस पे, उस पर आपने एड कैंपेन चलाई, आपने डिफरेंट रिजल्ट देखे, आपने उस सारी जो चीजें थी जो आपके पास रिजल्ट्स आए, जो भी सारा काम था उसको आपने सेव कर लिया कहीं अपने पास एक फोल्डर में। अब फ्यूचर में क्या होता है, आपके पास दोबारा एक बिजनेस आता है, उसका सेम वही नीश है, वही टारगेट ऑडियंस है, काफी मिलता जुलता है, जो आपने कभी पहले एक दफा इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन चलाई थी। तो अब होगा होगा क्या कि आप बजाय इसके कि डायरेक्टली आप उस पर मार्केटिंग स्टार्ट करें, आप एक दफा रिव्यू कर सकते हैं जो आपने पहले काम किया हुआ है, उससे देख के आपको आइडिया हो सकता है कि मैंने ये चीज ट्राई की थी, ये चीज नहीं चली थी, ये चीज अच्छी चली थी, मैं उस तरीके से जो अब वाली कैंपेन है उनको भी डिजाइन करूँ, तो आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। जो आपकी पास्ट मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उनको देखते हुए जो अपनी फ्यूचर वाली कैंपेन्स हैं उनको डिजाइन करने का, उनको प्लान करने का। तो इसलिए डॉक्यूमेंट हर चीज जो आपकी एक जो क्लाइंट के साथ डिस्कशन है वो भी, और जो आप काम कर रहे हैं वो भी, वो हर चीज डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आए, उसको सेव रखें अपने पास। आप अपने अपने कंप्यूटर में नहीं रख सकते, अपने लैपटॉप में नहीं रख सकते, आप उसको ऑनलाइन ड्राइव पे रखें, जहाँ पे भी रखें, लेकिन उसको अपने पास सेव रखें। अच्छा, उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा इशू आता है, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, रियलाइज़ की है, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगर मैं डिजिटल मार्केटर बन रहा हूँ ना, तो मैं फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर बन जाऊँ। मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी बहुत अच्छी ग्रिप हो, मैं सर्च इंजन मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं एसईओ भी कर सकता हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं मोबाइल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग। ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी डिजिटल मार्केटर के लिए, कि वो हर एक अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की टाइप है उसको में एक्सपर्ट बनना चाहे। ये चीज इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी फील्ड है कि इसकी अगर एक टाइप में आप चले जाएं, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात खाली कर लें, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अगर आपके पास, लेट सपोज मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया काम करना, मैं फेसबुक, मुझे सारी समझ में आ गई मुझे कि मार्केटिंग कैसे होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे होती है, पेड मार्केटिंग कैसे होती है। मैं फिर इंस्टाग्राम पे चला जाऊंगा, मैं फिर ट्विटर पे चला जाऊंगा, फिर मैं लिंक्डइन पे चला जाऊंगा, फिर मैं स्नैपचैट पे चला जाऊंगा, फिर मैं पिंटरेस्ट पे चला जाऊंगा, फिर मैं टिकटॉक पे चला जाऊंगा। सोशल मीडिया ऐप्स तो खत्म ही नहीं हो रही, मैं मैं नाम लेना शुरू करूँ आप खत्म ही नहीं कर सकते। और हर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऑडियंस मौजूद है। अगर कम ऑडियंस मौजूद है तो उधर कंपटीशन भी कम है। ये चीज भी आपने रियलाइज करनी है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार ये तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन इतनी ज्यादा चलती नहीं कंपेयर टू अदर्स। तो आप ये भी रियलाइज करें कि अगर वहां पे आपके पास ऑडियंस कम है तो कंपटीशन भी कम है, तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की खाली बात करें तो आप उसी को ही नहीं उसी के ही एक्सपर्ट बनना बहुत मुश्किल काम है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर। हाँ, आपको पता जरूर होना चाहिए हर चीज के बारे में। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हर एक चीज के बारे में जितना ज्यादा पता हो उतना बेहतर है। बट ये नहीं आप कह सकते कि मैं हर एक चीज का एक्सपर्ट बन जाऊँ, वो इम्पॉसिबल। क्योंकि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का, मैं सपोज करता हूँ हमने सारे प्लेटफॉर्म कवर कर लिया, हर एक चीज आपको आ गई है, हम सपोज कर लेते हैं, तो क्या होगा, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर दूसरे दिन अपनी अपडेट करते हैं। फेसबुक जितनी अपडेट्स करता है, आप हर हर बार में कोई नई, जिस तरह मैं फेसबुक पेज क्रिएट, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैंने काफी देर पहले, मतलब कुछ मंथ्स पहले कह लो, काफी देर पहले भी नहीं, कुछ मंथ्स पहले क्रिएट किया था। अभी ये बैच के लिए मैंने दोबारा क्रिएट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कितनी चीजें चेंज हो गई। तो आप एक चीज समझ ली, आप उसके एक्सपर्ट बन गए, अब आपको अपने आप को उसमें अपडेट करते रहना पड़ना है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अपने आप को अपडेट कर रहा है तो आपको साथ साथ अपडेट करना पड़ना है। तो बजाय इसके कि आप किसी और डिजिटल मार्केटिंग की टाइप में जाए, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें अपने आप को अपग्रेड करें, उसमें देखें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसमें अपडेट करें। तो हमेशा ये करें, अपनी एक फील्ड चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगे कि मैं इससे रिलेटेड मुझे काम मिल सकता है, उस पर फोकस करें। ये ना करें कि मैं एक वक्त में सोशल मीडिया की कैंपेन्स भी चला रहा हूँ, सर्च एड भी चला रहा हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मैं 3-4 काम साथ कर रहा हूँ। उसमें ऐसा होगा कि आप काम सारे कर लेंगे लेकिन आप एक्सपर्ट किसी चीज के नहीं बन सकेंगे। उसके बाद अगली चीज ये आती है कि अब जैसे ही आपने कोर्स किया है, इसके बाद भी आपकी, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, मेरी अभी तक खत्म नहीं हुई, मैं खुद अपने आप को एक स्टूडेंट ही कंसिडर करता हूँ।
क्योंकि मैं कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं डिजिटल मार्केटर, क्या मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर भी अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं एक्सपर्ट हूँ उस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज़ चेंज होती जा रही है, तो आपकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। अब क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम डिफरेंट चीज़ें लर्न करते हैं, हमें कहीं कभी हमें एक वीडियो नज़र आ जाती है यूट्यूब पे, उसमें कोई एक नई चीज़, एक अच्छी चीज़ होती है, इंफॉर्मेटिव चीज़ होती है, हम उसको देखते हैं। लेक्चर वीडियो है, जैसे कि हम अभी लेक्चर आप यहाँ पे ले रहे हो, आप वो देखते हो, आप कहते हो हाँ ठीक है यार, ये मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप करते क्या हो, गलती क्या करते हो, आप देखते हो, आप कहते हो ठीक है मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके देखते। जो भी चीज़ आप सीखें ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके लाजमी देखें। उससे होता क्या है कि एक दफ़ा जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाती हैं, आपके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा बेहतर आ जाती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप वो चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आपको कुछ इश्यूज़, कुछ जो मसले आने होते हैं, जो आपको वीडियो में देख के रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये चीज़ ऑप्शन मैंने स्किप मिस कर दिया, या जो वीडियो दिखा रहा था उसने मिस कर दी, या इंस्ट्रक्टर ने मिस कर दिया, गलती से भी हो सकती है। तो वो आप जब वहाँ पे पहुँचे, आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो आप तभी उसको देख सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ये चीज़ कैसे हो सकती है। बजाय इसके कि आपने एक चीज़ देख ली, आपने कहा मुझे ये समझ में आ गई है, और आप वो सर्विस ऑफ़र करना शुरू हो गए हैं अपने क्लाइंट्स को। आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनको आप कह रहे हैं कि मैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ-साथ सर्च इंजन एड्स भी चलाना शुरू कर दिए। उसने कहा ठीक है, आप मेरे लिए चलाएँ। जब आपके पास ऑर्डर आ गया और आपने तब काम शुरू किया, तब आप किसी इश्यू में फँस गए, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो अब आप क्लाइंट के साथ अगर बैकआउट करते हैं, तो भी एक क्लाइंट, आपको डर होगा कि ऑब्वियसली आपका जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का सपोज़ जो उसने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, वो भी जाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ कमिट किया, और उसको ना रिज़ल्ट तो देना दूर की बात, आप उसको उस पे काम ही नहीं कर सके। तो इसलिए हर चीज़ जो भी आप सीखते हैं, इस कोर्स में सीखते हैं, इस कोर्स के बाद सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके देखें प्रैक्टिकली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, हमें बगैर किसी कॉस्ट के, किसी में आपको कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो अगर आपको कॉस्ट भी बेयर करनी पड़े और आप एक चीज़ स्किल सीख जाएँ, तो मेरे ख्याल से वो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको करना चाहिए। अब जो एक और जो अगली बात है, मैं वैसे तो हर पॉइंट पे यही कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुझे मेरे पास लोग आते हैं और ये वाला इशू मुझे रियलाइज़ होता है। लेकिन हर पॉइंट ही ऐसा है कि जो वाक़ई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। वो ये है कि हम स्पेशली जो हम अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ, हमारी बात करूँ, हम सबकी, हम नंबर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारे सामने नंबर्स आ जाए ना, हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या नंबर्स आ गए हैं। तो वो होता क्या है कि आप कैंपेन चला रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, बहुत अच्छी ऐड कैंपेन आपने डिज़ाइन की है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सारा कुछ अच्छा है। बट हम एनालिटिक्स पे फोकस नहीं करते, हम नंबर्स पे फोकस नहीं करते। हम देखते नहीं है कि अगर हमने एक कैंपेन चलाई है, वो इवन दो अच्छी चली है, हम अगर हमारी कैंपेन अच्छी चली है, हमने कहा ठीक है, वेल एंड गुड, नेक्स्ट टाइम भी हम यही चीज़ें करके चला लें। हम नहीं देखेंगे कि एनालिटिक्स हमें क्या बता रही है। हम नहीं देखेंगे कि इवन दो हमारी कैंपेन अच्छी चली है, हमें उस अच्छी कैंपेन में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, फॉर एग्जांपल जो मेल ग्रुप है उधर से आया, फीमेल ग्रुप से कम आया, तो हम अगली दफ़ा फोकस ज़्यादा मेल ग्रुप पे करें। हम नहीं देखते। हम और चीज़ें देखते हैं कि अगर हमारे पास ट्रैफ़िक आ रही है, अगर हमारी वेबसाइट हमारे पास ट्रैफ़िक आ रही है, वो किस सोर्स से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, हमारे पास डायरेक्ट सर्चेज़ से आ रही है। हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं, और अगर हम ये देखें तो उससे क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी हम चीज़ें काम कर रहे हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एनालिटिक्स अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब पहले वाले एनालिटिक्स नहीं है कि आपने खुद देखना है कि मैंने अगर एक कैंपेन चलाई, ठीक है, इतने लोगों ने इसको लाइक किया, इतने लोगों में से इतने लोग मुझे चेक करने पड़ेंगे, मेल थे, इतने लोग फीमेल थे, ऑडियंस कौन-सी थी, ये सारी चीज़ें। अब आपको वो मैनुअली करने वाला काम नहीं है, अब आपको एक क्लिक पे पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। आपको फेसबुक पे एनालिटिक्स मिलती है, आपको गूगल एनालिटिक्स है, आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपको एनालिटिक्स लाजमी मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि अब कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो आपको मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है लेकिन उसके एनालिटिक्स नहीं दे रहा। हर प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। तो एनालिटिक्स हमेशा देखें, उन पे फोकस करें, और एनालिटिक्स की बेसिस पे ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैंपेन फेसबुक पे ऐड चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी चला सकता है। उन्होंने बहुत गाइडेड सारा दिया हुआ है चीज़ें, कोई भी इसको चला सकता है। जो एक डिजिटल मार्केटर का काम है वो ये है कि उस जो एक आप ऐड चलाते हो उसकी बेसिस पे देखो उसमें क्या चीज़ें ठीक हुई, क्या चीज़ें नहीं ठीक हुई,
और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी कैंपेन्स को इम्प्रूव करो। ये काम है डिजिटल मार्केटर का, कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट एक ऐसा शख्स लेके आ रहा है जिसको मार्केटिंग का नहीं पता, शुरू में हो सकता है आपके भी वही रिजल्ट आ रहे हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको इम्प्रूव करोगे। आप ये नहीं करोगे कि वही रिजल्ट आते रहे, बेशक वो अच्छे रिजल्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बुरे रिजल्ट आ रहे हैं तो आपको एनालिटिक्स की तरफ जाना है। आपके पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तब भी आपने देखने हैं आपको एनालिटिक्स क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद और अगर हम बात करें कोई इशू की जो कि नॉर्मली आता है, वो ये है कि जो हम करते क्या है, हमारे पास एक ये भी बड़ा इशू है हमारा, कि हमारी कम्युनिकेशन से जान जाती है। हम कहते हैं कि ठीक है, हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया क्लाइंट ने, हम अब उससे मिलेंगे जब हमारे पास रिजल्ट होंगे, जो भी उससे मुझे अपनी ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, मैं वो अचीव करके उसको अपनी वो जो है उसका जो रिजल्ट है सारा वो उसको दे दूंगा, ऑर्डर उसका अपना कंप्लीट कर लूँगा। हम ये नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं करते क्लाइंट के साथ। मैं जब पहली बात बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव वाली बात, कि आपको ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करना है, तभी मैंने आपको कहा था कि आप कम्युनिकेट करें क्लाइंट से, हर पॉइंट पे कम्युनिकेट करें। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि एक तो क्लाइंट का जो असल मोटिव है वो आपको रियलाइज़ होता रहता है। आपको पता चलता है कि क्लाइंट चाह क्या रहा है एक्चुअली अपने बिज़नेस के साथ, जब आप कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप क्लाइंट से आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मैं मेरे अक्सर ऐसा हुआ है, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो मेरे पास मैसेजिंग में बात करता है, मुझे रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो सैटिस्फाइड नहीं है, वो नहीं कन्वर्ट होगा, तो मैं उसको ऑफ़र कर देता हूँ, हम एक क्यों ना एक मीटिंग अरेंज कर लें, हम एक ज़ूम पे या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, स्काइप पे एक ऑडियो मीटिंग या वीडियो मीटिंग हम अरेंज कर लें। अब क्योंकि क्लाइंट को ने काम करवाना होता है, वो भी कह देता है ठीक है, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। अब मेरा तो टाइम जा रहा है एक्चुअली, मुझे पता भी नहीं है क्लाइंट ने कन्वर्ट होना है कि नहीं होना, और मैं उसको अपना एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा हूँ, जबकि वही टाइम मैं कहीं और लगा के उससे अर्न कर सकता हूँ। लेकिन मैं वो टाइम इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये क्लाइंट फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। अब जब वो मेरे साथ वॉइस कॉल में आएगा, मेरे साथ वीडियो कॉल में आएगा, वो मेरे साथ डिस्कशन करेगा, उसको ये पता चलेगा कि ये जो जिससे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसके पास ग्रिप है कि नहीं है जो वो काम कर रहा है। वो मेरे से डिस्कशन करेगा जब मैं उसको बताऊंगा कि अगर आपका ऐसा बिजनेस है, मैंने इस बिजनेस से रिलेटेड पहले भी काम किया हुआ है, हम इस तरह से काम लेके चले थे, ये हमें रिजल्ट्स मिले थे, ऐसा हुआ था। जब मैं उसके साथ डिस्कशन करूंगा उसका मेरे पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ना सिर्फ वो मुझे ऑर्डर देके जाएगा, इंशाल्लाह नहीं भी देके जाए तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, वो फ्यूचर में दोबारा आ सकता है आपके पास। दूसरी चीज ये होती है कि ऐसे क्लाइंट जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो वो आप रिटेन आप उनको कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, वो ये नहीं है कि आप कह दो कि मुझे 10 दिन के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर दो, बस उसके बाद काम खत्म है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, आपको एक चलता रहता है काम। आप जब मार्केटिंग करते रहते हो, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ गई, अब मुझे किसी किस्म की मार्केटिंग ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग चलती रहनी है। तो अगर आप एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दोगे किसी भी फॉर्म में क्लाइंट को, एक अच्छी तरह आपने कम्युनिकेट किया होगा, क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप होगा आपके पास, तो क्लाइंट आपके पास बार बार आएगा, वो आपको मंथली बेसिस पे हायर कर सकता है, वो आपको रिपीटेडली प्रोजेक्ट्स दे सकता है। तो इसलिए आपके पास जो क्लाइंट है उसको रिटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे फ़ायदा एक और ये भी होता है कि अगर आपके पास चंद, जिस तरह मैं बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता कि हर दूसरे दिन एक नया प्रोजेक्ट पकड़ा, वो किया खत्म। मेरे पास लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, उनके साथ काम करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा उसमें मुझे आसानी ये है कि मैं कंफर्टेबल उनके साथ हो चुका हूँ, वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। वो हर दूसरे दिन मुझे मैसेज नहीं कर देते कि आप क्या चल रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो व्यूज़ नहीं आ रहे, ये इशू है। वो उनको पता है कि अगर आज व्यूज़ नहीं आ रहे तो कल आ जाएंगे। तो मुझे भी पता है कि मैं ये बिजनेस को इतनी देर से मैनेज कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने क्या चीज़ कैसे लेके चलनी है, वीक के किस डे पे अपना बजट ज़्यादा लगाना है, किस डे पे कम लगाना है, मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान करता हूँ। तो मुझे वो हेडेक नहीं है सर पे, मैं इजीली उनको लेके चलता हूँ, बहुत मेरा स्मूथली काम चल रहा है। तो कोशिश करें कि आपके पास क्लाइंट जितने भी कम हो, उससे इशू नहीं होता, लेकिन वो रिटेन करें आपके पास। ऐसा ना हो कि क्लाइंट आप कहें ठीक है ऑर्डर्स तो मुझे आ ही जा रहे हैं, मैं अर्न भी उतना ही कर रहा हूँ, अगर ये रिटेन भी कर जाए तब भी उतना है, लेकिन वो चीज़ आप कॉन्टिन्यूसली एक टेंशन में रहोगे जब आपके पास एक नया क्लाइंट आएगा। उसको कन्विंस करने के लिए, अपना ट्रस्ट डेवलप करने के लिए टाइम लेना पड़ेगा आपको।
तो जब आपके पास एक क्लाइंट ऑलरेडी जो आपके साथ काम कर रहा है उसका ट्रस्ट डेवलप हो चुका हो, आप सेटिस्फाइड आपके काम से, तभी वो आपके पास दोबारा आया, तो आप बहुत ज़्यादा सुकून में होंगे। तो इसलिए कम्युनिकेट लाजमी किया करें अपने क्लाइंट के साथ। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात, इस टॉपिक के बाद की जो मिस्टेक्स डिजिटल मार्केटर्स करते हैं, जो अगली बात मैं डिस्कस करना चाहता था, वो ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आगे आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद। अच्छा, ये चीज़ बताने से पहले मैं हर दफ़ा एक बात ये करता हूँ कि ये खाली कोर्स करके, ये क्या कोई भी कोर्स दुनिया का करके आप ये समझ लें कि मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं और अब मैं जाऊँगा और मेरे पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स होंगे, मेरे पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट होंगे, मेरे पास काम ही काम होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप ग्रेजुअली, अभी आपने बेसिक्स सीखी हैं। मैं बार-बार इस कोर्स में भी मैंने अक्सर आपको बताया कि ये बेसिक्स आप सीख रहे हैं। आपने अभी बेसिक्स सीखी हैं, अभी आपको जो पाथ है वो दिखा दिया मैंने कि आपके पास अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो ये पाथ है। थोड़ी-सी मैंने आपको उसके बारे में दे दिया, बहुत बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन है अभी आपके पास। आपने अब आगे एक्सप्लोर खुद करना है और आपने वेट नहीं करना कि कोई क्लाइंट आएगा उसका मैं काम करूँगा तो मैं ये सारा कुछ करूँगा, ऐसा वेट नहीं करना। आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। आपके पास इन्फॉर्मेशन हर किस्म की मौजूद है। अगर आप ये कहेंगे मैं यहाँ पे आके फँस गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब तो टाइम बहुत ईज़ी हो चुका हुआ है। अब तो हर एक चीज़, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास इंटरनेट पे मौजूद है, आप इज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो अपने आप को पहले थोड़ा-सा पॉलिश करें, थोड़ी-सी इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखें। असाइनमेंट्स आपने बीच में कुछ की हुई हैं, उसी तरह से उसको आगे और अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें और कोशिश करें उसके बाद फिर आप जाएँ किसी ठीक है, फ़ातिमा का क्वेश्चन आया। फ़ातिमा, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं बात ये कर रहा था कि आप पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके बाद आप जो है अपनी पहले स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके बाद आप जाएँ क्लाइंट्स के पास, उसके बाद आप ऑर्डर्स लेके आएँ। आप उसके बाद काम शुरू करें। अच्छा फ़ातिमा, आपका क्वेश्चन है हाउ एग्ज़ैक्टली डू वी रीच क्लाइंट्स? फाइवर। अच्छा, ये बेसिकली आप फाइवर, मेरे ख़्याल से आप पूछेंगे फाइवर के थ्रू। फ़ातिमा, जो मैं अगली बात करने लगा हूँ ना, मैं वो यही यही करने लगा हूँ कि आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अर्न कर सकते हैं। उसमें फाइवर आपने बात की कि क्लाइंट्स को कैसे रीच कर सकते हैं। फाइवर आपके पास एक ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है। फाइवर के अलावा और बहुत से फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है। मैं फ्रीलांसिंग की बात आगे करने लगा हूँ। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रीच कर सकते हैं। लोकल मार्केट में आप रीच कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। आप सोशल मीडिया आप सीख चुके हैं खुद से। आप सोशल मीडिया पे अपना एक पेज बना के उस पे आप चाहें तो पेड कैंपेन चला के क्लाइंट्स तक रीच कर सकते हैं। तो बहुत से आपके पास ऑप्शंस हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये आप इस कोर्स के बाद आप क्या-क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको और क्लियरली बता देता हूँ कि क्लाइंट्स आप कैसे ढूँढ सकते हैं। अच्छा, कोर्स अगर आप ये आपने कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक अपना ई-कॉमर्स स्टोर खोलें। आप एक प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है, आप प्रोडक्ट हंट करते हैं कि मैं ये वाली प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी, या मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है, आप कहते हैं ये एक अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी, आप वो प्रोडक्ट ढूँढते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड करते हैं। ई-कॉमर्स बिल्ड, अब आप विक्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, मैंने आपको विक्स पे सिखाया, आप वहाँ पे स्टार्ट के लिए अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है सारा, कंटेंट कैसे डेवलप करना है, वेबसाइट कैसे डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें आप अब शुरू में बगैर कोई पैसे स्पेंड किए इसमें, सिवाय जो आप एड्स पे स्पेंड करेंगे, आप बाकी सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, आपको चीज़ें पता है। ठीक है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो फिज़िकली बिज़नेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, आपको लोकल कम्युनिटी में नज़र आ रहे हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं आपका जो बिज़नेस अभी आप ऑलरेडी कर रहे हैं फिज़िकली, उसको में हम ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। उसको हम ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि आप बहुत से ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो कि ऑलरेडी आप फिज़िकली काम कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता ऑनलाइन, उनके पास ना टाइम है देखने का कि ऑनलाइन कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं। आप उनको रीच आउट करते हैं, आप ऑफ़र क्या कर सकते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं आपके सारा जो बिज़नेस है, जो कि आपका अभी फिज़िकली है, मैं सारे बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आऊँगा, आपका फ़ेसबुक पेज बनाऊँगा, उसको सेटअप करूँगा, सारा कुछ करूँगा
और सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बात करूँ, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लूँगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा करके दूँगा। उसके बाद मैं उसकी एड कैंपेन्स चलाऊँगा, उस एड कैंपेन के सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने चार्जेस देने हैं, मैं आपकी अपनी सर्विसेज़ के भी कोई चार्जेस नहीं लूँगा। लेकिन जो सेल्स आएँगी, उस सेल्स में हम अब मैं एक परसेंटेज अपनी जो आपकी प्रॉफ़िट का एक एक जो चंक है वो आपने मुझे देना है। अब क्या होता, नॉर्मली होता क्या है कि जो भी एक जो बिज़नेस ओनर है, वो अक्सर इस चीज़ पे कन्विंस हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसका काम अपना चल रहा है, उसने किसी किस्म का कोई और एफर्ट नहीं करना। प्रोडक्ट उसकी उसकी ऑलरेडी उसके पास प्रोडक्ट है, उसको ये भी टेंशन नहीं कि मैंने एक इन्वेंटरी खरीदनी है, उसके पास इन्वेंटरी मौजूद है, फिज़िकल लोकेशन मौजूद है। अब आप उसको ये भी कह सकते हैं, जब मैं आपकी मार्केटिंग करूँगा ऑनलाइन सेल्स के साथ-साथ आपकी फिज़िकल सेल्स भी बढ़ सकती हैं, आप क्योंकि आपकी जो गुडविल है वो बढ़ रही है। तो अक्सर जो बिज़नेसेस हैं वो इस चीज़ पे कन्विंस हो सकते हैं। आपका एक क्लैश आ सकता है कि कितने परसेंटेज आपने लेना है, कितना परसेंटेज उसने लेना है, लेकिन अल्टीमेटली उसको एक प्रॉफिट ही आ रहा है ओवर एंड अबव जो उसका फिज़िकली जो ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रहा है। उसको कोई एफर्ट नहीं लग रहा किसी भी किस्म का, सिर्फ़ एडवर्टाइज़िंग की कॉस्ट जा रही है और किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है उसका। प्रोडक्ट उसके पास मौजूद है, बाकी काम आपने करना है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा काम है जिस पे ईज़िली लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो आप फिज़िकली ऑलरेडी बिज़नेस है उसको आप ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो है लोकल कम्युनिटी में काम कर सकते हैं एज़ अ डिजिटल मार्केटर, जॉब ढूँढ सकते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। बेशुमार आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं जिनको अक्सर आप जैसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जिनको चीज़ों का पता हो कि चीज़ें कैसी होती हैं। आगे हर एक जो मार्केटिंग एजेंसी है वो अपनी तरह से काम करती है, उसका काम करने का तरीका अपना है। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स ढूँढ रहे होते हैं जिनको चीज़ों का पता हो, बेशक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन वो उसको अपने हिसाब से पॉलिश कर सकें। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं या लोकल कम्युनिटी में अपना काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट बिज़नेसेस को अप्रोच कर सकते हैं। आपको मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एक बात करूँ, आपको डिफरेंट फेसबुक पेजेज़ बिज़नेसेस के नज़र आते हैं। आप एक फेसबुक पेज देखते हैं, आप उसकी वेबसाइट देखते हैं, आप उसके बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स देखते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि ये बहुत वर्ल्डली मैनेज है। तो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं आप ही की कंट्री से हूँ, आप ही के सिटी से हूँ और मैंने आपका ऑडिट किया, आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का, आपकी वेबसाइट का, और मुझे लग रहा है ये बहुत पुअरली मैनेज है। थोड़ा आप अच्छे वे में कहेंगे, पुअरली मैनेज ना कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं मैं आपके लिए ये सारा कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इस तरह डिफरेंट तरीके, आप चाहें तो अभी इस तरीके से या फिज़िकली, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आप फिज़िकली डिफरेंट बिज़नेसेस को अप्रोच कर सकते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी में और उस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इस कोर्स की सेंस में, क्योंकि मैंने कोर्स डेवलप करते हुए भी इस चीज़ को माइंड में रखा था कि आप अपनी जो सर्विसेज़ हैं वो सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अच्छा, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे सर्विसेज़ सेल करना का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपके पास ऑडियंस बहुत बड़ी है। आपके पास क्लाइंट बहुत, पूरी दुनिया ही आपका क्लाइंट है। पूरी दुनिया से आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं। और उसमें ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते। जैसे अगर मैं एक फेसबुक पेज बना लेता हूँ और उधर मैं अपनी सर्विसेज़ ऐड करके उसकी पेड कैंपेन चला रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो वो आपको आपको आपकी जो है रीच दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन दो वो आपको जब ऑर्डर आएँगे उससे वो चार्ज करेंगे आपको उसका एक परसेंटेज। लेकिन स्टार्ट में क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अभी आपके पास काम नहीं है, तो उस टाइम तक आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस। जैसे फातिमा ने एक का नाम लिया फाइवर। उस तरह की और फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिधर जाके आप काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ अगर आपके पास स्टार्ट में और कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही और आपको लग रहा है कि ये जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म। उसमें आपके पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जिस तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक फिज़िकल बिज़नेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए या अपनी लोकल कम्युनिटी का में काम करने के लिए आपको अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता है और थोड़े से एफ़र्ट करने पड़ते हैं। इसमें ये है कि आपका एफर्ट सिर्फ ये है कि आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है, प्रोफाइल बिल्ड करके अपनी सर्विस ऑफर करनी है और उसके बाद आपके पास क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करेगा या आपने क्लाइंट को अप्रोच कर देना। ऑनलाइन आपके पास सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनको वो सर्विसेज चाहिए जो आप ऑफर कर रहे हैं और जो और वो आपको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनके साथ बात करके अपना जो है ऑर्डर्स ले सकते हैं और काम कर सकते हैं।
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और दे आर अर्निंग अ लॉट। मतलब कि आप खाली फ्रीलांसिंग से अगर आप बात करें 20-25 लैक्स, तो वो भी पर मंथ। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, एक दो के नहीं, बहुत से लोग जानता हूँ जो 20 से 25 लाख रुपए महीने का सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग से अर्न कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी कर रहे हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, ऐसे भी हैं कि जो नहीं भी कर रहे। बट अगर मेरा ख्याल है, अगर आप कि आप हार्ड वर्किंग हो और आपके पास स्किल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसे कह सकते हो कि आपको काम ना मिले। टाइम लग सकता है, बट काम ज़रूर आपको मिल जाता है। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे बेतहाशा काम है। और पाकिस्तान जैसी कंट्री को सबसे बड़ा फ़ायदा एक और ये होता है कि वहाँ पे आप जितना भी काम कर रहे होते हो, आप डॉलर्स में कर रहे होते हो। आपके क्लाइंट्स, लेट्स सपोज़ मेरा अगर एक यूएस का क्लाइंट है, वो मुझे काम देता है, वो मुझे डॉलर्स में काम देगा। डॉलर रेट यहाँ पे इस वक़्त 160 प्लस चल रहा है, 167 आई गेस, डॉलर टू रुपी कन्वर्जन रेट। तो उसके लिए जो कि $10 है, वो आपके लिए कितने ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। आप ये चीज़ रियलाइज़ करो कि उसका $10 आपके ₹1600 बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक ये बहुत बड़ा आपके पास एज हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में की करेंसी एज तो है, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है। इतनी डीवैल्यू हो गई है कि वो जो डॉलर्स आपको बाहर से आ रहे हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न करके दे सकते हैं। तो अब हम आगे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग की। फातिमा ने भी पूछा कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली होती क्या है? किस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं? उसमें जॉब्स कौन-कौन सी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है? तो फ्रीलांसिंग या फिर एक फ्रीलांसर क्या होता है? फ्रीलांसर एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि अपने लिए काम करता है, किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता। करता भी है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है, अपने हिसाब से वर्किंग आवर्स अपने हिसाब से डिसाइड करता है। किसी का बेसिकली डिपेंडेंट, किसी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, कोई उसको एज सच ऑर्डर नहीं कर सकता। तो बहुत एक कह लें कि इसका बड़ा एज है फ्रीलांसर होने का, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्लाइंट कंपनी के साथ काम करते हैं। अगर आपको रियलाइज होता है कि कंपनी आपके लिए सूटेबल नहीं है, कंपनी को रियलाइज होता है आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, आप कोई और कंपनी ढूंढ लेंगे, कंपनी कोई और फ्रीलांसर ढूंढ सकती है। तो इसका बड़ा फायदा है। अब फ्रीलांसर जो है वो कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म क्या करते हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिधर जो क्लाइंट है, जो जिसको कोई सर्विस चाहिए, वो भी मौजूद है, जो वो सर्विस ऑफ़र कर रहा है, वो भी मौजूद है, और वो उन दोनों को आपस में मिला देती हैं। खाली मिलाने के अलावा वो एक और भी काम बहुत ज़्यादा करती हैं कि वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं बोथ सेलर और बायर को। अक्सर ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट क्लाइंट आए और हमें इशू ये होता है कि अगर हमने इसका काम कर दिया, ये मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा बाद में, मैं काम कर दूं और बाद में वो पैसे ना मुझे दे। इसी तरह ही क्लाइंट को अक्सर डर होता है कि मैं इसको पैसे पे कर दूं स्टार्ट में, और बाद में ये मेरे लिए काम करे ना करे, ये भाग जाए। इस तरह के स्कैम्स अक्सर होते हैं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, उधर आपको ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है, क्लाइंट के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और वो एस्क्रो में चले जाते हैं। आपको वो पैसे जो सेलर है सर्विस का, उसको वो पैसे नहीं मिलते। वो अपना काम करता है, वो अपना काम करके डिलीवर करता है क्लाइंट को। जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है उस काम से, वो ओके करता है, तो वो पैसे एस्क्रो से निकल के आपके जो सेलर है, जो सेलर है उसके अकाउंट में चले जाते हैं। इस तरीके से, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर कोई इशू हो जाए, तो उसी प्लेटफॉर्म पे आपके पास रेजोल्यूशन सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ जाके डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ पे वो फिर जो मार्केट प्लेटफॉर्म है, वो डिसाइड कर देगा कि पैसे किसके पास जाने हैं, किसके पास नहीं। तो एक आपके पास सिक्योर एनवायरनमेंट मिल जाता है जिधर आप इजीली काम कर सकें। इस सर्विसेज के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म, मोस्टली प्लेटफॉर्म जो है, वो आपका जो ऑर्डर होता है उसका 20% आपसे चार्ज करते हैं। ये बहुत बड़ा चंक है। कुछ इवन 30 भी करते हैं, कुछ 15% करते हैं। नए जो प्लेटफॉर्म अक्सर ऐसे भी हैं जो कि चार्ज नहीं भी कर रहे। लेकिन ये है कि ऑन एवरेज 20% आपकी जो सेल्स होगा उसका, वो फ्रीलांस मार्केट प्लेस चार्ज करेगी। अब ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है कि 20% मैं अगर एक अर्न कर रहा हूँ, मैं अगर $1000 अर्न कर रहा हूँ, तो उसका मैंने 20% $200 मैंने उनको दे देना है, फ्रीलांस मार्केट प्लेस को दे देना है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लेके दें कि आपके वो ऑर्डर्स आपको क्लाइंट्स ला के भी वही फ्रीलांस मार्केट प्लेस दे रही है। अगर आपके पास वो प्लेटफॉर्म ना हो, तो आपको खुद से एफर्ट करनी पड़े। आप मार्केटिंग कैंपेन चलाएं, यूएस के लिए टारगेट करके अपनी सर्विसेज की कैंपेन चला रहे हैं, आप ऑर्गेनिकली मेहनत कर रहे हैं उस पर, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ी। इधर आपको इजीली क्लाइंट्स तक तो आप
पहुंच रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो आप अर्न कर रहे हैं, आप जब अर्न करेंगे तभी आपने दे देना, पर मंथ तो आपको चार्जेस नहीं पड़े उसके, जब अर्न कर रहे हैं तो उसमें से दे दें। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक क्लाइंट ला के दे रहा है, हम तो डिजिटल मार्केटर्स या और भी हमारी जो इस फील्ड में लोग हैं वो तो लोगों को पे कमीशन भी पे करते हैं कि 20% हम आपको कमीशन देंगे, हमें क्लाइंट ला के दें। इस तरह से भी काम चलता है। तो अगर आपको फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे को भी देना पड़ रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आपको क्लाइंट्स वहाँ से मिल जाते हैं, अगर आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो अगर 20%, 30%, इवन 15% अगर आपको पे करना पड़ा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेटफॉर्म बहुत बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा, एक दो नहीं है, बहुत ज़्यादा है। कि मैं गिनना शुरू करूँ मुझे खुद नहीं पता होगा, कि इतने सारे। लेकिन जो टॉप फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, पीपल पर आर, गुरु। ये 5 टॉप, हाँ टॉप की आप कह लेंगे, टॉप के फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस ये 5 है। इधर बहुत से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बहुत से आपको बायर्स मिल सकते हैं। अब फ्रीलांस मार्केट प्लेस की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस, एक को हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस क्या होती है? ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस क्या होती है कि हमारे पास एक जो क्लाइंट होता है, जो कि बायर होता है, वो अपनी जो उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है, जो उसको काम चाहिए होता है, वो उसकी वो जॉब पोस्ट कर देता है उस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे। अब जो सेलर हैं, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो जाके उस पर बिड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये जो आपने जॉब पोस्ट किया वो जॉब मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से काम चलता है। जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आप जो सेलर है, मैं जैसे कि हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज, मेरी एक्सपर्टीज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। मैं अपनी सर्विसेज का की एक गिग, एक प्रोफाइल बना के पोस्ट कर दूंगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। और जो क्लाइंट है, जो कि बायर है, जो कि वो सर्विसेज को ढूंढते हैं, वो सर्विसेज सर्च करेंगे तो उसके पास लिस्ट आ जाएगी उन सर्विसेज के ऑफर करने वाले डिफरेंट लोगों की। उनमें से एक मैं भी हूँ, वो मुझे अप्रोच करेगा, वो देखेगा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें देख के मुझसे कांटेक्ट करेगा और हम बात करके एक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, उधर जो सेलर है वो बायर को रीच आउट करता है, बायर अपनी जो जॉब है वो पोस्ट करता है। और जो नॉन ट्रेडिशनल है, उसमें जो सेलर है वो अपनी एक्सपर्टीज के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बताता है और बायर उसको रीच आउट करता है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर जो मैंने फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस की बात की, उसमें बात करें तो हमारे पास जो अपवर्क है वो ट्रेडिशनल जो मार्केट प्लेस है, फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। फाइवर है वो नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है। यानी अपवर्क पे जो बायर है वो जॉब पोस्ट करता है, सेलर कांटेक्ट करते हैं, और फाइवर पे सेलर अपनी गिग बना देते हैं और बायर उसको उनको रीच आउट करता है। उसी तरह जो आपके पास पीपल पर आ रहा है वो नॉन ट्रेडिशनल है, गुरु ट्रेडिशनल है, freelancer.com ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ये बता दूं कि अब जो मार्केटिंग, ये जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस है ना, वो अब कर भी रहे हैं, वो हाइब्रिड पे जा रहे हैं। अब अगर मैं फाइवर की बात करूं तो फाइवर ने सेलर को भी ऑप्शन दे दिया है कि वो अपनी जॉब पोस्ट कर दे और बायर उस पर बिड कर सकता है। उसी तरह अपवर्क ने प्रोजेक्ट कैटलॉग का फीचर भी लॉन्च कर दिया रिसेंटली, जिसमें जो सेलर है वो अपनी प्रोफाइल बना सकता है, वो अपनी गिग बना सकता है और वो ऑफर कर सकता है। तो अब मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हाइब्रिड पे जा रहे हैं कि दोनों में से जिसको जो कन्वीनियंट हो वो चीज़ ऑप्ट कर ले। लेकिन जो अब तक ज़्यादातर चलने का तरीका है इनका, वो उसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया, जो मैंने आप टॉप 5 बताया उसमें अपवर्क ट्रेडिशनल है, फाइवर नॉन ट्रेडिशनल है। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं अपनी सर्विसेज की एक गिग बना के, एक प्रोफाइल बना के वो अपलोड कर दूं और क्लाइंट मुझे खुद रीच आउट करें, मुझसे नहीं होता कि मैं वेट करूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और ये सारा कुछ हर टाइम एक्टिव रहूँ। अब अपनी अपनी चॉइस है। या मैं कहूँ कि मुझे अपनी सर्विस पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर उसको पोस्ट कर दूंगा तो क्लाइंट खुद मुझे रीच आउट करेंगे, तो मैं नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म को चूज कर लूंगा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे प्रोजेक्ट्स आए, मैं उस पर बिड करूँ, जो प्रोजेक्ट हो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी सर्विस उसको एक्सप्लेन करूँ, सारा कुछ इस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो मैं ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे चला जाऊँगा।
अब आप अगली चीज़ जो ये है कि हमने ये देखनी है कि जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है उसमें हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स कौन किस किस तरह की आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब मैंने ये कोर्स को डिज़ाइन किया था ना, इसकी आउटलाइन मैं जब डिज़ाइन कर रहा था, तो मैंने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है और जो हमारा लास्ट लेक्चर है, उसके अलावा जितने भी लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूँ, वो हर एक लेक्चर एज एन इंडिविजुअल सर्विस फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे सेल हो सके। मैंने आपको टॉपिक्स भी वही पढ़ाए हैं जिनकी डिमांड फ्रीलांस मार्केट प्लेस में, क्योंकि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, मैंने फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम किया हुआ है, तो मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया था। तो आपको जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, ठीक है? अब जॉब्स कैसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में अवेलेबल है? आपके पास सबसे पहली जॉब फ्रीलांस मार्केट प्लेस में आती है कंटेंट क्रिएशन की। उसमें आपके पास वो कह सकते हैं कि हमें जो पोस्ट की कॉपी है वो राइट कर दें, ऐड की कॉपी राइट कर दें, सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो डिज़ाइन कर दें। इस तरह की आपको जॉब्स आती हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको पहले भी जब मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग का बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने डिज़ाइन करके देने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी एडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे जाके उसको एक्चुअली बना भी रहे हो। उसका ये है कि आपने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि क्या चीज़, अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे किस तरह का कंटेंट चलता है, क्या डायमेंशन होनी चाहिए, आपके जो कंटेंट है अगर एक इमेज है उसमें टेक्स्ट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल मार्केटर को पता होना चाहिए। या क्या किस तरह के ग्राफिक्स होंगे वो अपील करेंगे, किस तरह के विजुअल क्लाइंट्स को कस्टमर को अपील करेंगे। ये चीज़ें आपने डिसाइड करके उसके बाद आप आउटसोर्स कर सकते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइन को, उसको सारी डिटेल दे सकते हैं और उसको कह सकते हैं मुझे ऐसी इमेज, वीडियो जो भी चीज़ चाहिए वो डिज़ाइन करके दे दो। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो कि हमारे पास जॉब्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जॉब्स हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या हो सकता है कि एक क्लाइंट है, बिज़नेस रन कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी पोस्ट शेड्यूल कर सके, जो मैसेजेस है उसका रिप्लाई कर सके, और क्या कहते हैं कमेंट्स का रिप्लाई कर सके। तो अक्सर लोग अप्रोच करते हैं डिजिटल मार्केटर्स को, कि वो जिनको ये सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता है, कोई इश्यूज भी अगर आ रहे हैं वो उनको साथ साथ इम्प्रूव भी कर सके और ये सारा काम भी कर सके। तो अक्सर अप्रोच करते हैं क्लाइंट्स ये डिजिटल मार्केटर्स को कि आप हमारा सोशल मीडिया मैनेज कर लें, सारा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हायर कर लें, उसमें पोस्टिंग करें, आप कमेंट्स के रिप्लाई करें, मैसेजेस के रिप्लाई करें, कोई इशू आ रहे हैं वो देख लें, आप उसको अपग्रेड करते रहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो इस तरह डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको मिल जाती हैं। अगली जो जॉब की टाइप है वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। इसकी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मार्केटिंग में अक्सर लोग ज़्यादातर जब क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो वो रिजल्ट जल्दी चाह रहा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो ऑर्गेनिकली मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो ऑर्गेनिकली आप टाइम टेकिंग काम होता है। अगर आप पेड कैंपेन्स के थ्रू जाएंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए अक्सर आपको बहुत सारी जॉब मिल जाती हैं, वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होगी। कोई कह रहा होगा मेरे लिए फेसबुक ऐड चला दें, कोई कह रहा होगा इंस्टाग्राम ऐड चलानी है मैंने, कोई लिंक्डइन एड्स, कोई ट्विटर एड्स। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल है। हमने बहुत से प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन एड्स पढ़ी, हमने सोशल मीडिया एड्स पढ़ी, हर तरह के हमने एड्स कवर कर चुके हुए हैं। तो आप इसकी तरह की सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं, या इस तरह की सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद लीड जनरेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लीड्स होता क्या है, लीड जनरेशन क्या है, किस किस तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी प्लेटफॉर्म पे लीड जनरेशन की एक अलग से एड टाइप है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्लाइंट अप्रोच कर सकता है, वो कह सकता है कि मुझे लीड चाहिए, आप कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके यहाँ आप मेरे साथ डिस्कस करें तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं आपको लीड जनरेट करके दे सकता हूँ, इस तरीके से मैं आपको लीड जनरेट करके दे सकता हूँ। उसके बाद एक और जॉब जो थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे आके आ जाती है, वो आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग प्लान की जॉब। उसमें क्या होता है, वो आपको क्लाइंट अप्रोच करता है, वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के उनको अप्रोच करता है। वो पहले चेक करता है कि आपने कितनी देर का आपका एक्सपीरियंस है, कितना काम किया हुआ है। उसके बाद वो आपको अप्रोच करता है, वो कहता है मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं, मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजर्स भी हैं, मेरे पास हर चीज़ है।
लेकिन मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए जो कि मुझे एक पूरा प्लान बना के दे दे डिजिटल मार्केटिंग का, कि मैं किस किस स्टेप्स पे क्या क्या कुछ करूँ, किस किस तरह से करूँ। मुझे आप प्लान बना के दे देंगे, मैं उसके बाद खुद से ही उसको मैनेज कर लूँगा, मैं कंटेंट खुद डिज़ाइन करा लूँगा, मैं कैंपेन्स खुद डिज़ाइन करवा लूँगा, मैं एड्स खुद चलवा लूँगा, मैं सोशल मीडिया खुद मैनेज कर लूँगा। मुझे सिर्फ एक प्लान चाहिए कि मैंने किस किस स्टेप पे किस किस तरह से करना है, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त लोग अवेलेबल हैं, जो मेरे पास टीम अवेलेबल है, उनकी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, उनको काम आता है बट उनका इतना विजन नहीं है। तो आपको अप्रोच कर सकते हैं वो कि वो आप सिर्फ उसको एक प्लान बना के दे दें। लेकिन ये एक्सपर्ट लेवल पे होता है जब आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो और ये बहुत ज़्यादा आप चार्ज करते हो बहुत एक हैवी अमाउंट डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने की। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आपको अप्रोच करती हैं। तो इस तरह की इसके अलावा भी बहुत सी जॉब है, आप जाके किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि आप सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ आपने सीखी हुई है, आप सिंपली ये करें, मैं अगर आपको एक ईज़ी वे बता दूँ कि कोई आपने चीज़ सीखी हुई है इस कोर्स में जो कि आपको लगता है ये मेरे इंटरेस्ट की भी है, वो जाके आप लेट्स सपोज़ फातिमा ने जैसे बात की, आप फाइवर पे जाके उसको उसके बारे में सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं उससे रिलेटेड कितने लोग वो सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखा सकूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ। इसको हम वेट करें प्लीज़, मैं आपको ना ठीक है। कि ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस है हमारे पास फाइवर एक, मैं उधर जाके मैं लेट्स सपोज़ मैं लिखता हूँ फेसबुक मार्केटिंग लिख देता हूँ, फेसबुक एड्स लिख लेते हैं। चलें फेसबुक एड्स हमने देखी कैसे चल सकें। अब मैंने फेसबुक ऐड सर्च किया तो उससे रिलेटेड कितने लोग हैं जो कि इससे रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये एक इंडिविजुअल है, वो कह रहा है आई विल सेट अप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर लीड्स एंड सेल, ठीक है। जो मैंने बात की थी कि लीड जनरेशन के लिए या सेल्स के लिए 229 रिव्यूज हैं इसके पास। रिव्यू का मतलब है हर क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं देके जाता। अगर रिव्यूज 229 है तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उसके बाद। तो अराउंड 50 60 60 70% लोग रिव्यू करते हैं, बाकी आपको रिव्यू भी नहीं करते। तो आप आइडिया ले सकते हैं कि इनके कितने ज़्यादा ऑर्डर हैं। आई विल डिज़ाइन हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स, ठीक है। ये एक और इंडिविजुअल है, लेवल 2 सेलर है, उसके 1000 प्लस रिव्यूज़ हैं। तो इतना ज़्यादा काम इसने इस पे किया हुआ है और वो अपनी सर्विसेज 4414 से स्टार्ट कर रहा है। इसका इससे ज़्यादा इसके डिफरेंट पैकेजेस होंगे। जो बेसिक पैकेज है उसमें वो आपको अब वो 4400 रुपीज़ का चार्ज कर रहा है, वन प्रीमियम इमेज एड फॉर फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म फ्री रिवीजन। स्टैंडर्ड के वो 7900 चार्ज कर रहा है, उसमें 2 इमेजेस है। प्रीमियम के वो 10,000 चार्ज कर रहा है 3 इमेजेस के साथ। तो इतना वो एक पैसे अमाउंट चार्ज कर रहा है उसके लिए। ये एक और इंडिविजुअल है, ये आपको आई विल डिजाइन 5 प्रीमियम हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स फॉर यू, 329 ऑर्डर्स हैं। ये अब ये पाकिस्तान का ही कोई इंडिविजुअल है, 128 ऑर्डर्स हैं। वो कह रहा है आई विल डू फेसबुक एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग फेसबुक एड कैंपेन्स डिफरेंट वो सर्विसेज से रिलेटेड ऑफर कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इंस्टाग्राम यहाँ पे लिख देते हैं फेसबुक की जगह, तो आपको उससे रिलेटेड भी जॉब्स नॉर्मली जो फेसबुक की जॉब ऑफर कर रहा है वही इंस्टाग्राम की भी कर रहा है। अगर हम लिंक्डइन एड्स की बात कर लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड भी बहुत सी सर्विसेज मिल रही हैं। 1000 प्लस ऑर्डर्स आ रहे हैं, किसी में 125 ऑर्डर्स हैं। तो आपको ये बेसिकली तरीका ये है कि जिससे आपको आइडिया ये हो सकता है कि जो आप ये काम कर रहे हैं इसमें आपके पास बायर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो अगर इतने ज़्यादा ऑर्डर्स डिफरेंट और हर हर सेलर को देखें, आपके पास हर सेलर के पास अलग अलग से ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेलर के पास है बाकियों के पास नहीं है। तो हर सेलर के पास आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे जो जॉब्स हैं, जो जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उस सारों से रिलेटेड आपके पास जॉब अवेलेबल है। आप जाके सर्च करें, अपना इंटरेस्ट देखें, उससे रिलेटेड देखें कितने ऑलरेडी सेलर्स मौजूद हैं उस सर्विस के, कितने ज़्यादा उन सेलर्स के पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। कोशिश ये करें कि वो आप ऐसी सर्विस ढूंढें। एक तो ये है कि
थोड़ी सी हम डिस्कशन इस पे कर लेते हैं, हमारे पास टाइम भी है। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप आगे फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाते हैं, कि एक चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपनी जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखनी। ब्रॉड मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी सर्विस ऑफर करनी है फाइवर पे, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मैं ये सर्विस नहीं ऑफर करूंगा आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस। ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। अगर इस फील्ड से अगर मैं ये इन कीवर्ड्स के साथ जाऊंगा तो मेरा कंपटीशन लाखों लोगों के साथ है। तो हमने करना ये है कि हमने उसको नैरो डाउन कर लेना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग से सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया से नैरो डाउन करते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग से नैरो डाउन करते हुए मैं फेसबुक पे आ जाऊंगा, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक नैरो मार्केटिंग से नैरो डाउन करके मैं उसको फेसबुक एड्स पे आ जाऊंगा। फेसबुक एड से मैं उसको और नैरो डाउन कर सकता हूँ। जैसे एक बंदे का आपने देखा था, उसने कहा था फेसबुक एड्स फॉर लीड्स एंड सेल्स, मैं इसको इतना नैरो डाउन कर लूँ। अब तो लोगों ने, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतने लोग वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो मैं अगर एक स्मॉलर नीश में जाऊंगा तो मुझे फायदा ये होगा कि अगर कोई जाके वो डायरेक्ट वही कीवर्ड लिखेगा जो उसको भी चाहिए, तो मेरे चांसेस सर्च रिजल्ट में ऊपर आने के ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें अपनी जो सर्विस है उसको जितना नैरो डाउन कर सकते हैं उतना नैरो डाउन करें, अनलेस और अनटिल जो सर्विस आप ऑफर करें उसमें ऑलरेडी कंपटीशन है नहीं। जैसे अभी हमने अभी हमने सर्च करके देखा था, तो ऊपर आपको सेलर्स की अवेलेबिलिटी भी आती है कि इतनी सेलर्स अवेलेबल हैं इस काम से रिलेटेड। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि वो जो सेलर्स, इतने सेलर्स, अगर बहुत ज्यादा सेलर अवेलेबल हैं तो आप उसको नैरो डाउन कर लेंगे किसी तरीके से। बिजनेस की बेस पे आप नैरो डाउन कर सकते हैं, इंडस्ट्री की बेस पे आप नैरो डाउन कर सकते हैं। तो आपने उसको नैरो डाउन करके ये देखना है कि आपके अंडर 1000 अगर आपके पास कंपटीशन में सेलर्स और मौजूद है, तो मेरे ख्याल से वो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, आप उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो सर्विस ढूंढनी है जिसमें ऑर्डर ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो, यानी सेलर्स कम हो और आपको और बायर्स ज्यादा हो। बायर्स का कैसे पता चलेगा? मैंने आपको रिव्यूज दिखाए थे, उस तरीके से आप डिफरेंट जो सेलर्स हैं उनके रिव्यूज देखेंगे तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए बायर्स ज्यादा हैं या सेलर ज्यादा है। तो कोशिश ये करनी है सेलर्स कम हो, बायर ज्यादा हो, तो उस पर आपके पास चांसेस ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप जाके सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब। इस तरीके से आप रीच कर सकते हैं क्लाइंट्स को, या क्लाइंट आपको रीच कर सकता है। वो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया। अगर आप और डिटेल में फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग का कोर्स ग्रास रूट्स ऑफर करवा रहा है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसमें आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताए जाएंगे सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, आपने किस तरीके से अपनी गिग बिल्ड करनी है, किस तरीके से आपने इमेज डिज़ाइन करनी है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बड़ी डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लें कि अब इसके जो कुछ इस कोर्स के बाद अगर मेरे से अक्सर लोग पूछें कुछ सर्टिफिकेशंस और अगर हमने करनी हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो एक तो ये है कि जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल और फेसबुक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो अपनी सर्टिफिकेशन कराता है। फेसबुक ब्लूप्रिंट्स के नाम से अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको फेसबुक की सर्टिफिकेशंस खुल जाएंगी। डिफरेंट वो सर्टिफिकेशंस होती हैं फेसबुक की। उसमें अगर आप एक चीज़ पे काम करें तो आपको उसमें आप एक टेस्ट होता है, फेसबुक सर्टिफिकेशन पेड है। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कितने उसके चार्जेस हैं, तो आप उसको उनको पे करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। एक टेस्ट है, वो आप टेस्ट देंगे और अगर आप वो पास कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी फेसबुक की। उससे ये होता है कि आपकी जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट आप पे डेवलप होता है कि आप सर्टिफाइड फेसबुक मार्केटर हो, आपके पास एक सर्टिफिकेशन है। इसी तरह गूगल की भी सर्टिफिकेशन है। गूगल की मोस्टली सर्टिफिकेशन फ्री हैं। तो आप गूगल डिजिटल गैराज लिखोगे अगर, तो आपके पास उससे रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी, आप वहाँ से जाके सर्टिफिकेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने और देखनी है तो बहुत सी आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद हैं, यूडमी है, कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, बेताशा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको वो डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, जैसे आपको ग्रास रूट्स में मिली है। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में कोई और सर्टिफिकेशन करने की, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और मेरे ख्याल से कोई चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं रहेगी। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी भी कोई भी चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। डिस्कशन आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप तब तक सोच लें। हमारे पास एक हमारे पास हमारी असाइनमेंट भी एक ड्यू है। हम एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं अपनी जो है असाइनमेंट को।
हमारी जो असाइनमेंट नंबर 6 है वो विक्स से रिलेटेड है. इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू शोकेस योर पर्सनल प्रोफाइल इंक्लूडिंग योर स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन इन द पास्ट. Use Wix portfolio template and redesign it according to your portfolio for this exercise. Make sure to add the following details in your portfolio: your personal details, your skills, your experience, previous projects that you have done. Take screenshots of all the tasks. ये तो आपको पता ही है कैसे करना है. अच्छा, अब जो मैंने ये जो लास्ट असाइनमेंट रखी है ना, वो मैंने बेसिकली उसका पर्पज ये है कि आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है. आपने पोर्टफोलियो इसी तरीके से बिल्ड करना है, आपने असाइनमेंट के लिए नहीं बिल्ड करना, पोर्टफोलियो फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है. तो आप एक पोर्टफोलियो भी बनाएंगे अपना, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज आगे बिल्ड होती जाएंगी, आप उस पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहेंगे. और जब किसी आप क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, जब कोई क्लाइंट आपसे पूछेगा आपके बारे में, आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से वो सारी चीज़ें बताएं, स्क्रीनशॉट्स दें, डिफरेंट डिफरेंट अपने जो काम किए हुए हैं उसके प्रूफ दें. आप सिंपली उसको अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक देंगे, पोर्टफोलियो का लिंक देंगे, वो उस पर क्लिक करेगा, उसके पास ये सारी डिटेल जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है उसके पास आ जाएंगे. वो उसको देखते हुए उसकी बेसिस पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा. तो ये जो ये असाइनमेंट है, इसका पर्पस ये है कि आप फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें. तो उसमें मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं. एक्सपीरियंस या प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली अगर नहीं है, तो आपने पुरानी जो असाइनमेंट्स बनाई हैं उसको एज अ प्रोजेक्ट अपना ऐड कर सकते हैं. एक्सपीरियंस में भी आपने जो पास्ट में किया हुआ, या अभी फिलहाल अगर आपको कुछ और चीज़ नहीं मिलती तो आप डमी डाटा भी ऐड कर सकते हैं. जो अभी आपने एक्चुअली किया हुआ नहीं है, और बाद में उसको आप अपडेट कर सकते हैं. लेकिन कोशिश ये करेंगे बाकी सारी जो डिटेल है उसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें. टेम्पलेट एक अच्छा टेम्पलेट यूज़ करें, और उसके बाद आप फ्यूचर में जैसे जैसे आपको काम मिलता जाए आप उसको अपडेट करते रहें. तो ये मैंने ईजी सा रखा है. मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं आपको यहाँ पे दी विक्स की. उसकी रीज़न एक तो ये भी है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेबसाइट डेवलपमेंट इस कोर्स का पार्ट नहीं था. मैंने आपको सिखाने का पर्पस ये था. मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया था मैंने आपको क्यों सिखाया. तो एक तो रीज़न ये है, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम किसी और चीज़ पे जाते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और इस तरह ये है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा इस तरीके से. तो मैंने इसलिए आपको ये वाला असाइनमेंट इस चीज़ से रिलेटेड दिया. तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं. Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Sir, I have a question, like it's a personal question. So Sure. there's a client like who approached me and मतलब उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है and they wanted social media managing. So I need an advice, like should I take it, because they are asking for content creation and I'm not an expert in content creation, and I'm much more like I have like skills regarding making an ad and running it. So what do you think, I should do it or not? Any tips regarding it? मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ. अच्छा खतीजा, इसमें यह है कि मैं आपको अगर एडवाइस दूँ तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटेंट क्रिएशन डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है. अब कंटेंट क्रिएशन में जब हम देखते हैं, हम सोचते ही हैं कि कंटेंट क्रिएशन ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है, उसकी एक्सपर्टीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर की है, वो ये काम कर सकता है. डिजिटल मार्केटर का उससे क्या काम है? लेकिन ऐसा नहीं होता. बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, जैसे आप बता रही हैं आपकी एक्सपर्टीज, आपने इस कोर्स में भी सीखा है, आप डिफरेंट एड्स से रिलेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स डेवलप करना इससे रिलेटेड है. तो कंटेंट क्रिएशन भी उसी के अंडर आ जाता है. आपको बेसिकली बीइंग अ डिजिटल मार्केटर ये पता है कि किस तरीके का कंटेंट ज़्यादा एंगेजमेंट ला सकता है. किस प्लेटफॉर्म पे अगर आप कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं तो किस टाइप का कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा चलता है, वीडियो कंटेंट चलता है, इमेज ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्म करके आ सकती है. फेसबुक पे जा रहे हैं तो उधर अगर एक आप पोस्ट डेवलप करिए जिसपे आपने फ्यूचर में ऐड चलानी है, उसमें 20% से ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए. इस तरह की चीज़ें, डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं. तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, आप अगर वो प्रोजेक्ट ले लेती हैं, आप वो प्रोजेक्ट लें, उसकी प्रॉपर एक कैलेंडर बनाएं. सोशल मीडिया अगर आपने खाली मैनेजमेंट है तो आपने क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, वीकली कितनी आप पोस्ट करेंगी, ये सारा कुछ उनके साथ डिस्कस करके एक कैलेंडर बनाएंगी. उसके बाद आप क्या कर सकती हैं, आप एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसको आप आउटसोर्स कर सकती हैं इस काम के लिए. ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपको लोकल कम्युनिटी में कोई मिलता है, वेल एंड गुड. अगर नहीं मिलता तो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे आप भरी हुई हैं इस चीज़ से रिलेटेड.
आप सिंपली फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जाके किसी को हायर कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं कि मैं आपको डिटेल्स दूंगी, उससे रिलेटेड आपने मुझे कंटेंट डिज़ाइन करके देना है। वो इमेज फॉर्म में कंटेंट है, वो वीडियो फॉर्म में कंटेंट है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकें। उसके बाद आप करेंगी ये कि आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूज़ करते हुए ये देखेंगी कि आपके जो कंटेंट है उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो आपकी क्योंकि जो क्लाइंट है आपका वो तो आपको बता देगा कि आपने मैनेज करना है, पोस्ट इस तरह की करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता देगा कि इस तरह की कलर स्कीम, इस तरह का थीम फॉलो करना है आपने। इससे ज़्यादा बाकी चीज़ें जो आप करनी है वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं कर सकता। ग्राफिक डिज़ाइनर को जो आप स्पेसिफिकेशंस देंगी वो उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट डिज़ाइन करके दे देगा। तो व्हाट यू विल डू इज़ आप अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके, अपने स्किल्स को यूज़ करके एक सोचेंगी कि मुझे 1:1 का एक इमेज चाहिए, उसमें मेरे पास लेस देन 20% टेक्स्ट होना चाहिए। आप उसके बाद ये कर सकती हैं कि उसमें जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट किस तरीके से आना चाहिए, थोड़ा-सा उसका अपने जो माइंड में एक इमेज सा बना के ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर देंगे ग्राफिक डिज़ाइनर को, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट डिज़ाइन करके देता रहेगा। आप अल्टीमेटली जो आप डिज़ाइनर को भी पे कर रही हैं, वो भी चार्ज आप करेंगी अपने क्लाइंट को, और जो अपनी एक सर्विसेज़ हैं, उसके भी चार्ज करेंगे। आप क्लाइंट से लेके पैसे दे देंगी जो डिज़ाइनर को, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप अपने लिए रख सकती हैं। If any student in this cohort for digital marketing, अगर आपने इस cohort के अंदर कोई भी assignment आपकी रह गई, कोई first assignment या second assignment whatever, आप प्लीज उसको जाके कंप्लीट करो। हमने इस वक्त सिस्टम के ऊपर जो है उस जो एक चेक लगा होता है जहाँ पे होता है कि जी ड्यू डेट, कि आफ्टर ड्यू डेट ऑफ योर सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट डेडलाइन, हम डेडलाइन से भी एक हफ्ते के आपको एक्सटेंशन देते हैं इन द सिस्टम, जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो अपनी असाइनमेंट। उसके बाद सिस्टम आपको असाइनमेंट सबमिट करने नहीं देता, इट ब्लॉक्स इट, राइट। तो वो चेक को हमने इस वक्त रिमूव कर दिया है for another week. So today is the last class. Till next Sunday, we have disabled, or we have changed the deadline. And any of your assignments for this program for digital marketing, जो आपने अगर किसी ने नहीं की है, and that's why I'm recording this, please जाके कर लें। और कोई quizzes आपके रह गए थे तो quizzes को complete कर लें ताकि we can do the final grading. And once the final grading is done, all those students, e-learners who have achieved total marks above 60%, we would like to certify them. And once they get certified, then we would like to invite them to come and learn the freelance skill. Okay. And we would also then basically be encouraging you to build your portfolios on a system ताकि इस किस्म की जो opportunities हैं, जैसा खदीजा ने भी बात की, कि आप लोग आपस में जो है इंटरेक्ट कर सको एज ए कम्युनिटी और ग्रास रूट्स पोर्टल, और एक दूसरे साथ मिलकर आप लोग काम कर सको। सो यस, सो आई जस्ट होप दैट for all of you, this digital marketing skills at grassroots which Fahad taught has been productive for you. Fahad, I just want to really thank you for your professionalism. I like the way you want to take a responsibility, you deliver to that responsibility. So I'm really, really happy to have had this opportunity to work with you. Fatma, Anas, Khatija, Harish, I would like to thank each one of you for taking the interest in digital marketing and learning the skill. And what I would really urge you is to stay in touch with us. You have our contact numbers. Anything humanly possible that we can do to assist, to facilitate you, we would like to extend that that support to you. If you succeed, that would be the real success for grassroots. If we can get to a stage where you start earning money through freelance work, or even getting better jobs in your careers if you are in careers, and that's where we'll succeed, because that's where if we get a testimonial from you, which I came and I learned a skill at grassroots, and based on that skill, I've been able to earn money and I've been able to have my freedom. That would be the best endorsement that we can possibly get. So I thank each one of you. Fahad, if you would like to say any concluding remarks. जी, मैं बस यही सबको कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत मज़ेदार फील्ड है काम करने के लिए, और आप सबको
ज़रूर इसको चूज़ करना चाहिए एज अ करियर, इसको ऑप्ट करें, इस पे काम करें, फ्रीलांसिंग वर्क करें, जॉब करें, जो भी आपको सूटेबल लगता है। बट इसमें ये है कि एक तो चीज़ ये है कि ये फ्यूचर है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया कि डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है हमारा। आप ये नहीं कह सकते कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप अभी है, कल नहीं होगा, आज से 5 साल बाद नहीं होगा, आज से 10 साल बाद नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग अभी अपने बूम की तरफ जा रही है। अभी पाकिस्तान में अगर खाली हम बात करें तो वो पाकिस्तान में उसका वो अब बूम नहीं आया। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी आपके पास अगर अभी आप अपने स्किल्स इस पे बिल्ड कर लेंगे, अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर लेंगे तो आपके पास फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखें, इवन दो आपकी फील्ड कुछ और है। डिजिटल मार्केटिंग अब एक ऐसी चीज़ होती जा रही है कि जिससे आप दूर नहीं भाग सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिजिटल मार्केटिंग की आपको ज़रूरत ना पड़े। इवन अगर आप कंज्यूमर एंड पे हैं तो आप रोज़ाना की बेसिस पे इससे कनेक्टेड हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप इससे कनेक्टेड हैं। तो अगर आपका फील्ड कोई और है, अगर आप कोई और करियर ऑप्ट करते हैं, इवन देन आपको डिजिटल मार्केटिंग किसी ना किसी पॉइंट पे हेल्प आउट करेगा। तो इसमें ये है कि अगर अब आप ये समझे कि अभी मैंने सीख लिया और बस मुझे सब कुछ आ गया, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स नॉट इनफ। आप उसको अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें, चीज़ें इसको लेके चलें, फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जाएँ। शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन एक दफ़ा थोड़ी-सी आपकी एक्सपर्टीज़ बिल्ड हो गई, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें जॉब्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम मिलेगा और आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। दैट्स इट। Thank you so much. And inshallah, till we connect again. Thank you so much. अल्लाह Allah हाफ़िज़। Hafiz.